हेलो एवरीवन। तो आज से मैं एक ये नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होने वाला है, जिसमें आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो वैल्यूएबल क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लगता है कि सबको इक्वली बेनिफिट होने वाले हैं, ऐसे मैं क्वेश्चंस पिकअप कर रहा हूँ और डेफिनेटली उसका हम लोग आंसर्स देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज हमारे पास आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे लिखा है, सर आज मेरा सेकेंड राउंड ऑफ 21st दिल्ली ओपन जीएम चेस टूर्नामेंट का मैच था। बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है, बाय चांस किसी को नहीं पता होगा तो दिल्ली जीएम ओपन टूर्नामेंट। मेरे ओपोनेंट ने नाइट उठाकर मूव कर दिया और हाथ अलग कर दिया, फिर उसे लगा उसने ब्लंडर कर दिया है तो उसने वो मूव वापस ले लिया। फिर मैंने आर्बिटर से बोला तो आर्बिटर ने मेरे ओपोनेंट से पूछा कि आपने ऐसा किया, तो उसने पहले हाँ बोला। फिर आर्बिटर ने दोबारा पूछा रियली यू डिड इट, तो उसने बोला नहीं मैंने हाथ नहीं हटाया था। वो एकदम झूठ बोल गया और आर्बिटर ने उसकी बात मान ली। मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया। मैंने बोला कि सर के अगर कैमरा हो तो चेक कर लो आप, बट वो बोले कि आपका ओपोनेंट मना कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना होगा। जबकि उससे गलती इसलिए हुई थी क्योंकि उसके पास 30 सेकेंड थे और मेरे पास 20 मिनट्स। सर ये नॉर्मली होता रहता है कि मेरे साथ ही हुआ है? यस। तो पहले तो मैं इसका आंसर देता हूं कि यस ये नॉर्मली होता रहता है। क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल भी गलत है। अगर किसी ने मूव चल दिया है, मूव चल के अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो वो मूव को कंप्लीट माना जाता है। अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे आपने क्लॉक प्रेस किया हो या ना किया हो। हाँ, अगर किसी ने मूव किया और छोड़ा नहीं, ठीक है, अगर स्क्वायर तक लेकर गया, स्क्वायर को टच भी कर दिया लेकिन हाथ छोड़ा नहीं, तो तब तक के वो मूव को वापस ले सकता है, लेकिन उसको वही सेम वाला पीस चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो चीज हुई है बिल्कुल भी ज्यादा गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो? देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप आपका गेम कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि जब तक गेम चल रहा है, कुछ हो रहा है, तब तक आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज आपने यहाँ पे मेंशन की कि 30 सेकंड बचे थे ओपोनेंट के पास, तो आप जितना ज्यादा इसमें टाइम पास करोगे उतना प्रॉब्लम क्या होता जाएगा ना कि ओपोनेंट को सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो ये वापस से आपके लिए बैकफायर हो सकता है और आपका माइंडसेट खराब होता रहेगा और ओपोनेंट के फेवर में डिसीजन आएगा तो ओपोनेंट का माइंडसेट अच्छा होता रहेगा। बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पे एकदम ही बेकार वाले आर्बिटर्स आ जाते हैं, जिनको खुद को एक रूल पता नहीं होता है और फेवर्स में डिसीजन जाते हैं, कोई किसी का पहचान का ये वो सब चीजें होती है तो बिल्कुल जाते हैं। पहले तो मैं बोलूंगा ऐसे टूर्नामेंट्स को बिल्कुल रिपोर्ट करो और अवॉइड करो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपने बहुत अच्छा किया कि भाई खुद के लिए स्टैंड लिया, वहां पे आपने फाइट करने की कोशिश की, तो बिल्कुल उसको फाइट करो। जब आपको पता है कि आप सच हो तो बिल्कुल वहां पे फाइट करो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके फेवर में डिसीजन ना आए, तो ऐसे टाइम पे आप ये चीजें बाहर बताओ, जैसे आपने यहाँ पे कमेंट में बताया, तो हम डेफिनेटली इन चीजों को आगे रखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, रिपोर्ट करो। फीडेरेटेड टूर्नामेंट होता है तो फीडे को, एआईसीएफ को आप आपके तरफ से एक रिपोर्ट करके रख दो। फिर अगर बहुत लोगों के रिपोर्ट्स ऐसे पहुंचते हैं तो वहां पे डेफिनेटली ध्यान दिया जाता है। बट मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलूंगा कि भाई पहले खुद के गेम पे ध्यान दो, और ये सारी चीजें ना होते रहती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये होते रहती है। किसी के साथ भी होगा तो उसको बहुत ज्यादा गलत लगने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अभी हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मैं चेस मोबाइल में ऑनलाइन खेलता हूं पर जब चेस बोर्ड पर खेलने आता हूं तो पता नहीं क्यों मोबाइल जितना अच्छा नहीं खेल पाता। तो ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए कॉमन प्रॉब्लम है जब से ऑनलाइन चेस पॉपुलर हुआ है। तो देखो, फर्क पड़ता है बोर्ड विजन का। जो आपको ऑनलाइन बोर्ड दिखता है वो कहीं ना कहीं 2D बोर्ड है, और जब आप ऑन द बोर्ड देखते हो तो वो 3D बोर्ड है, वहां पे आपको पीसेस मूव करने हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर आपको नॉर्मली बस इंप्रूव करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में आप क्या करो, थोड़े से हार्ड लेवल के पजल्स आप खुद से बोर्ड पर अरेंज करो, ठीक है, बोर्ड पर अरेंज करो और खुद से उसको सॉल्व करो, तो इससे आपका बोर्ड विजन जो थोड़ा बहुत रहेगा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर उसके जगह पे अगर कोई सीरियस प्लेयर्स है तो सेकंड ऑप्शन उन्हीं के लिए जो सीरियस प्लेयर्स है, जो सीरियसली टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, दोनों टाइप के प्लेयर्स हो सकते हैं, जिनको कैजुअली खेलना है अलग बात, सीरियस खेलना है अलग बात। तो जो सीरियस चेस प्लेयर्स है वो कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक डिजिटल चेस बोर्ड में, जैसे ये चेसनट के तरफ से एक डिजिटल चेस बोर्ड है, चेसनट ईवो, जो मेरे पास भी है, मैं भी इसमें खेलता रहता हूँ। ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है जो इसमें मतलब खेलते हैं और उनका बहुत ज्यादा ऑन द बोर्ड गेम इंप्रूव हुआ है। तो ये दो ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है,
हाउ मेनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 13 ईयर्स चाइल्ड। ठीक है, देखो पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि चेस में अवर्स का कुछ नहीं होता है। चेस इज मोर अबाउट कि भाई आपको कितना अच्छा खेलने पहुंचना है या फिर आप कितने लेवल पे पहुंचना चाहते हो। अगर मैं बिल्कुल जीरो से यहाँ पे बात करूं और चलो अवर्स के टर्म्स में बात कर लेता हूं, अगर कोई 13 साल का बच्चा है, आज अगर वो चेस खेलना शुरू कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप सीरियसली 1.5 से 2 घंटा डेली अगर खेल पाते हो तो डेफिनेटली आपको 6 महीने 7 महीने या फिर मैक्सिमम 10 महीने पकड़ लो, 10 महीने बाद फीडे रेटिंग मिल जाए, इतना लेवल हो जाता है कंसिडरिंग कि प्रॉपर आपने वे में किया है। मतलब या तो कोई चेस कोचिंग करके या फिर अगर आपके पास में प्रॉपर रोड मैप है तो प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करते हुए। उसके आगे का जर्नी ऐसे होता है कि आप जितना उसमें इन्वॉल्व रहते हो, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा तो आपको 3 से 4 घंटे भी देना पड़ सकते हैं पर डे। बट उस केस में ऐसा हो जाएगा कि अब जैसे कोई 13 ईयर्स का है तो उसके लिए इजी हो जाता है आगे जाना। आपने एक चीज देखी होगी कि चेस ऐसा गेम है जिसमें थोड़ा सा ना बच्चों को एडवांटेज देता है कंपेयर टू द अडल्ट। उसका सिंपल रीजन ये है कि बच्चों पे उतना प्रेशर नहीं होता है, उनका माइंड थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, फोकस जो है वो बच्चे थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं कंपेयर टू अडल्ट। क्योंकि जो अडल्ट लोग वगैरह होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी अलग चीजें भी चल रही होती है। ठीक है, कभी कोई चीज हो गई, कभी काम से रिलेटेड चीजें हो गई, ये सारी चीजें भी चलती है। लेकिन बच्चों का ऐसा है कि सिर्फ स्कूल वाली चीजें होती है तो ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं होता। तो ये एज में इंप्रूव कर पाना और इंक्रीज होना थोड़ा सा ज्यादा कंपेरेटिवली इजियर है कंपेयर टू अडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन्होंने पूछा है, आई एम डूइंग अ जॉब एंड आई एम प्लेइंग चेस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, सो माई क्वेश्चन इज दैट शुड आई गो फॉर चेस कोच और नॉट। तो अब देखो आपने क्लियरली खुद ही बोल दिया है कि आप चेस को एंटरटेनमेंट मतलब एज अ हॉबी इसके लिए आप ये कर रहे हो। तो आप अगर चेस कोचिंग नहीं भी लेते हो तो चल जाएगा, बट वापस बात आ जाती है कि आपका लेवल कितना है और आप कितना उसमें अच्छा होना चाहते हो। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी कोई हॉबी भी होती है तो भी हम चाहते हैं कि नहीं यार थोड़ा तो भी इसमें अच्छा हो जाए, कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल ही खराब तरीके से हॉबी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप टेम्पररी बेसिस पे चेस कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे थ्रू चेस कोचिंग लेना है तो ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस ईमेल पे आप कांटेक्ट करोगे तो आप मेरे थ्रू कनेक्ट होकर चेस कोचिंग ले सकते हो। तो टेम्पररी बेसिस पे जैसे 5-6 महीने के लिए चेस कोचिंग ले सकते हो। उसमें आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि चेस कोचिंग वर्क कैसे करता है, इंप्रूवमेंट होता कैसे, और उसके बाद में तो आप खुद से भी इंप्रूव कर पाओगे क्योंकि आप एक एडल्ट हो। आपने जैसे बताया कि आप जॉब कर रहे हो तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एडल्ट ही होगे। ठीक है, बच्चे तो नहीं कर सकते हैं जॉब इंडिया में, आप लोग को पता ही है। तो टेम्पररी बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन ये है, हेलो भैया, आई एम गोइंग टू प्ले क्लस्टर इन चेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई, डू आई हैव टू राइट नोटेशन, विच टाइप आई हैव टू प्ले इन क्लस्टर। तो आई थिंक आपका सिंपल क्वेश्चन है कि क्या चेस में नोटेशन लिखना जरूरी है। तो देखो ब्लिट्स और रैपिड की जहां तक बात है वहां पे आपको कंपलसरी नहीं होता है चेस नोटेशन लिखना, और ब्लिट्स में तो लिखना भी मत, आपका टाइम चला जाएगा। रैपिड में आपका चॉइस है, आपको लिखना है आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो। लेकिन क्लासिकल में ये काइंड ऑफ बहुत से जगह पे कंपलसरी होता है कि भाई आपको चेस का मतलब गेम खेलते हुए नोटेशन लिखना ही पड़ेगा। वो इसलिए होता है कि भाई अगर कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, कुछ जैसे अगर डिस्प्यूट आ जाता है, ये कोई भी वे में डिस्प्यूट आ सकता है, जैसे 3-फोल्ड रिपीटेशन आपको क्लेम करना है, 50 मूव का ड्रॉ क्लेम करना है, या फिर कुछ भी ऐसे क्लेम करना अगर आपको होगा, तो फिर उस केस में आपके पास नोटेशन होना चाहिए। स्पेशली क्लासिकल में सबसे ज्यादा हेल्प होता है, वरना फिर रैपिड और ब्लिट्स में थोड़े बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाते रहते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, और आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली उसको कमेंट्स कर दो। मैं डेफिनेटली आने वाले सीरीज में, आने वाले एपिसोड्स में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।